हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अराइवल ऑफ यूरोपियंस का आगमन। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगीज से, पुर्तगालियों का जो आगमन होता है उनसे स्टार्ट करेंगे, वास्को डी गामा से, और जो फ्रेंच जो कि आखिरी यूरोपियंस जो भारत में आते हैं वहाँ तक देखेंगे। इसको हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे। पहले पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए डच आते हैं, डेनिश आते हैं, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं। तो इसको हम लोग याद रखते हैं, इसे PDF के फॉर्म में आते हैं, याद रखते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको कंटिन्यूअसली देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पुर्तगीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानना ये जरूरी है कि जो पुर्तगीज़ थे या फिर कोई बाकी जो दूसरे यूरोपियंस थे वो आखिर क्यों आए, उनके आने का कारण क्या था। तो पहले तो उनके आने का कारण समझते हैं। उनके आने के कई कारण हैं जो हम लोग मैप के माध्यम से पहले देखते हैं। हुआ था क्या कि ये यूरोपियंस थे और वो आना चाह रहे थे इस रीजन में, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में। तो वो क्यों आना चाह रहे थे? तो पहले जो था उनका व्यापार चलता था, यूरोपियंस का व्यापार पहले सेंट्रल एशिया यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेस होते थे इंडिया के, या नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर जो कहा जाता था, जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान का क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया के रीजन से जो क्षेत्र थे उस तरीके से व्यापार इनका चलता था इस क्षेत्र से। लेकिन होता क्या है कि 15th सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स थे, उनके कंट्रोल में ये रीजन आ जाता है। वो जो मुस्लिम्स होते हैं, जो अरब्स होते हैं, उनके कंट्रोल में, और वो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यूरोपियंस के लिए, और उनके लिए इस क्षेत्र से व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसको वो लोग 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा के उन लोगों को बेचते हैं, जो उन लोगों के लिए मुनाफा भी नहीं था, और साथ ही साथ एक तरीके से मोनोपोली हो गया था अरब्स का यहाँ पे इस क्षेत्र में। जो भी एशिया या फिर इंडिया के क्षेत्र से जो जैसे जैसे हम लोग साउथ वार्ड आते हैं तो उस क्षेत्र से जो भी व्यापार होता था उस पर अरब्स का एक तरीके से मोनोपोली हो गया था, और यूरोपियंस इस चीज़ से परेशान थे। तो यूरोपियंस ने इसके लिए सोचा कि अगर ये रेड सी का भी रीजन था, इस पे भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है मुस्लिम्स ने, अरब्स ने, और जो लैंड रूट्स थे इधर के उस पे भी उनका ही कब्जा था। तो इनके लिए कोई एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया था। तो उन्होंने इस क्षेत्र से रास्ता ढूंढना शुरू किया, और ये केप ऑफ गुड होप के आसपास से आते हुए वो इंडियन ओशन से होते हुए कलिकट के पास पहुंचे थे। तो इन्होंने एक वैकल्पिक सी रूट की, जो कि समुद्र के थ्रू जो रास्ता था उसकी इन्होंने शुरुआत की। लैंड रूट्स और सी रूट, जो कि रेड सी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे मुस्लिम्स के कंट्रोल के बाद। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। सबसे पहले क्या होता है कि रेड सी और जो लैंड रूट जो उसके आसपास का होता है वो अरब्स के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। तो उनकी मोनोपोली को खत्म करने के ये लोग एक वैकल्पिक रास्ता चुनते हैं कि उससे हम लोग उनको चैलेंज कर पाएं और हमारा जो ट्रेड हो वो भी बेनिफिशियल हो। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, इसलिए ये लोग इस सी रूट को खोजते हैं। दूसरा जो होता है वो रेनिसेंस। ये क्यों होता है? ये यूरोप में जो 15th सेंचुरी का जो काल था, 15th सेंचुरी का जो पीरियड था वो पुनर्जागरण का काल था। लोगों में नई एनर्जी थी, लोग नए नए इनोवेशन के काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं सबके अंदर एक न्यूनेस था, चाहे वो रिलीजन हो, कल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, हर चीज़ में वो लोग पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहे थे। तो इस कारण से उन लोगों के मन में एक नई सी रूट को खोजने का भी विचार आया। तीसरा जो कारण माना जाता है वो है कि यूरोप ने टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस किया उस दौर में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण क्या होता है कि शिप बिल्डिंग का टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे बढ़ा, और चूंकि शिप बिल्डिंग का टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, शिप का निर्माण हुआ, और जैसे जैसे शिप का निर्माण हुआ तो लोगों के अंदर में एक कहीं ना कहीं जिज्ञासा आई इससे ट्रैवल करने की, वॉयज पे जाने की, समुद्री यात्रा पे जाने की। ये थर्ड पॉइंट हमारा है। चौथा जो होता है वो है कि कल्टीवेशन एरिया बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा। वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ तो प्राइमरी सेक्टर के थ्रू ही बढ़ता है, तो खेती बढ़ा। वहाँ लैंड अंडर जो कल्टीवेशन था, जो खेती का जो क्षेत्र था वो दायरा बढ़ा। साथ ही साथ खेती से जुड़े और भी कई जो सेक्टर्स थे मीट प्रोडक्शन का, उसमें भी बढ़ा। और चूंकि मीट प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मसाले चाहिए, और वो जो मसाले थे वो
एशिया के क्षेत्र में ही पाए जाते थे, वो यूरोप के क्षेत्र में उतने ज़्यादा नहीं मिलते थे। और इन मसालों को लाने के लिए इनके इस दृष्टिकोण से इन्होंने सी रूट की खोज की। ये 4th पॉइंट हो गया। और 5th पॉइंट जो था वो वहाँ के एक रूलर थे पुर्तगाल के, उनका नाम था प्रिंस हेनरी। इनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक ऑब्सेशन था कि जो इस्लामिक जो लोग थे, जो अरब्स थे, उन्होंने उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया था, रेड सी वाले क्षेत्र को, तो उसके कंपैरिजन में ये लोग एक दूसरे क्षेत्र को, ये एक दूसरे वैकल्पिक रास्ते को खोजना चाहते थे जिससे कि उनको वो बराबर की टक्कर दे सकें। तो ये 5 पॉइंट है जिसके कारण यूरोपियंस ने सी रूट की खोज की शुरुआत की। इसी दौर में क्या होता है कि 1487 में बार्थेलोमो डियाज, एक पुर्तगीज नेविगेटर होते हैं, पुर्तगीज एक जहाजी होते हैं, वो आते हैं केप ऑफ गुड होप के आसपास के क्षेत्र में। ये केप ऑफ गुड होप जो है वो इस क्षेत्र को कहा जाता है, जो अफ्रीका का जो ये लोअर पार्ट है, इसको केप ऑफ गुड होप का रीजन कहते हैं हम लोग। वो यूरोप से चले और इस क्षेत्र तक पहुंच गए। हालांकि वो इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाए थे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बता दिया कि इसके आगे एक क्षेत्र है जो मसालों या दूसरे यूजफुल चीज़ों की दृष्टि से काफ़ी भरपूर है। तो इस क्षेत्र के पास वो आए जिसको कि केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो ये बार्थेलोमा डियाज के द्वारा किया गया था। केप ऑफ गुड होप के क्षेत्र में 1487 में ये पूछा जाता है। उसी दौरान क्या होता है कि एक बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चीज़ होती है। उसमें 1494 में कोलंबस नाम के व्यक्ति ने अमेरिका का रूट खोज दिया, अमेरिका का रास्ता खोज दिया 1494 में कोलंबस ने। और चूंकि जब एक क्षेत्र में, किसी दुनिया के किसी एक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई चीज़ हो गई, तो इन लोगों के मन में भी एक इस चीज़ को लेकर के भाव है कि हम भी खोजे उस क्षेत्र को रास्ता। और चूंकि केप ऑफ गुड होप के आसपास तो एक व्यक्ति जा ही चुके थे, तो उससे आगे जाने का भी इन लोगों के मन में सोच आया। तो उसी में क्या होता है, वास्को डिगामा नाम का जो व्यक्ति होता है, एक यात्री होता है जो समुद्री यात्रा पर चलता है 1497 में, और इस क्षेत्र में केप ऑफ गुड होप के रीजन से होते हुए आगे पहुंचता है 17 मई 1498। ये डेट पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत में पहली बार कब आया था। तो 17 मई 1498 को ये कलिकट, जो कि भारत का जो ये क्षेत्र होता है, तो इस क्षेत्र में गोवा या उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहीं पर कलिकट नाम का एक स्थान था, वहीं पे वास्को डिगामा पहुंचा था। इसकी मदद की थी एक जहाजी ने, अब्दुल माजिद, जो कि इसको लेकर के आया। तो ये एक सेलर था और इसने, अब्दुल माजिद ने वास्को डिगामा की मदद की। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब वो यहाँ पहुँचता है तो एक यहाँ का लोकल रूलर होता है जामोरिन, जो सामूरी जामोरिन इसका पूरा नाम होता है। इस जामोरिन जो रूलर था, इसने वास्को डिगामा का अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि उस वक्त तक जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि जो भी कोई यूरोपियंस आएंगे वो यहाँ पे रूल करने लगेंगे। वो तो ये समझ रहे थे कि ये लोग सिर्फ व्यापार करने आ रहे हैं। तो इसने इसका अच्छे से स्वागत किया। जब ये वास्को डिगामा वापस जा रहा था तो जाते वक्त उसने ब्लैक पाइपर यानी कि काली मिर्च और उसके अलावा कुछ और जड़ी बूटी और मसाले वो अपने साथ 3 शिप्स में भर के ले गया। और जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा और वहां पर उसने इस चीज़ों को बेचा तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है व्यापार में। मतलब अगर पहले उसको 1 रुपया फायदा हो रहा था तो उसके बाद ये भारत से जो सामान ले गया, रॉ मटेरियल्स ले गया, तो उसको 60 रुपया फायदा हो, यानी कि 60 टाइम्स उसका जो बेनिफिट था वो बढ़ गया। और इस चीज़ से काफ़ी सारे जो यूरोपियंस थे वो प्रभावित हुए और वो इस क्षेत्र में व्यापार करने आना शुरू हो गए। इसी क्रम में 1500 में 1500 में क्या होता है कि एक दूसरा पुर्तगाली ग्रुप आता है। वो किसके अंडर में आता है? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, इसका भी नाम पूछा गया कि एग्जाम में। तो कैब्रल के नेतृत्व में 1500 में दूसरा पुर्तगाली ग्रुप आता है और ये जब यहाँ आता है तो कोचीन के आसपास अपना सेटलमेंट बनाता है। और इस क्रम में इसकी यहाँ के लोकल जो व्यापारी होते हैं उनसे कुछ झड़प भी हो जाती है। फिर यह वहाँ बॉम्बार्डिंग करता है और उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। ये 1500 में कैब्रल के दौरान घटना हुई। उसके बाद आते हैं 1502 में। 1502 में वास्को डिगामा फिर से भारत आता है। फिर से वो भारत आता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि पहला बार 1498 में आया और दूसरा बार 1502
1592 में आया। इस बार जो ये भारत आता है तो ये इसका अंदेशा अलग होता है। ये यहाँ के जो रूलर्स थे उनको इस चीज़ को कन्विंस करना चाहता है कि पुर्तगीज जो है उनको यहाँ पर व्यापार करने का मौका दिया जाए और उनको एक तरीके की मोनोपोली दी जाए जिससे कि वो इस पूरे क्षेत्र में व्यापार कर सकें। वो इस अंदेशा से इस बार आया था। इसी दौरान जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1503 में पहली फैक्ट्री खोली गई थी, कोचीन में खोली गई थी। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब खोली गई? 1503 में कोचीन में खोली गई। दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में खोली गई, ये 1505 में खोली गई। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है 1503 और 1505 में। जगह भी पूछा जाता है, कोचीन और कन्नौर पूछा जाता है। जब इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे थे और यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनका भी सपोर्ट मिल रहा था, तो जो पुर्तगाल के रूलर थे उन्होंने क्या किया कि एक अपना परमानेंट गवर्नर वहाँ नियुक्त करने का सोचा। थोड़े थोड़े वक्त के लिए एक गवर्नर को वहाँ नियुक्त करने का सोचा कि बार बार किसी को यहाँ से जाना ना पड़े, वहाँ पर हमारा एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो जो हर चीज़ को रेगुलेट करे। तो इसी क्रम में वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजते हैं 4 सालों के लिए। इसका जो पीरियड पूछा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, ये 1505 से 1509। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहले पुर्तगीज गवर्नर थे भारत में। इसने एक पॉलिसी अपनाई थी, सिद्धांत अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको हिंदी में शांत जल की नीति कहते हैं। इसके तहत क्या था कि जो भी व्यापारी समुद्र में आते थे, चाहे वो पुर्तगीज के अलावा कोई दूसरे हो, लोकल हो, मुगल्स हो या फिर कोई हो, उनसे ये टैक्स लेते थे और उनको एक परमिट जारी करते थे जिनको कि कार्टेज या फिटोरिस के नाम से जाना जाता था। वो इस चीज को फॉलो करते थे। बिना इस परमिट के कोई भी व्यक्ति समुद्र में नहीं जा सकता था व्यापार करने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि इनके काल में 1508 में 1508 में एक घटना होती है, एक युद्ध होता है छोटा सा, बैटल ऑफ चौल। चौल के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि गुजरात के जो लोकल रूलर थे वहां के, वो इजिप्ट यानी कि मिस्र के जो रूलर थे उनके, और जामोरिन जो कि कलिकट के क्षेत्र का शासक था, वो तीनों के मिले जुले सैन्य संगठन ने, तीनों का सेना मिला हुआ था और उसने पुर्तगालियों को हरा दिया 1508 में। ये पूछा गया क्वेश्चन कि बैटल ऑफ चौल कब हुआ था, तो 1508 में हुआ था चौल का युद्ध। और इसमें गुजरात, मिस्र और जामोरिन के संयुक्त सेना ने पुर्तगालियों को यानी कि अल्मीडा की सेना को हरा दिया। इस युद्ध में क्या होता है कि जो अल्मीडा यहाँ के गवर्नर होते हैं उनका जो पुत्र होता है वो मारा जाता है और इस चीज से अल्मीडा काफी दुखी हो जाते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि जब तक इस चीज को बदला न ले तब तक वो भारत से जाएंगे नहीं। इसी क्रम में क्या होता है कि पुर्तगीज 1509 में इन तीनों सेनाओं को हराते हैं और तीनों को खत्म कर देते हैं, काफी नुकसान पहुंचाते हैं पुर्तगीज जो थे वो। और इस तरीके से अल्मीडा का कार्यकाल यहाँ खत्म होता है। इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि पहले पुर्तगाली गवर्नर थे और दूसरा इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अब आते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क या फिर अल्बुकर्क के नाम से जिनको जानते हैं। ये सेकेंड गवर्नर थे भारत में, पुर्तगीज गवर्नर, दूसरे पुर्तगाली गवर्नर, लेकिन इनको रियल फाउंडर माना जाता है। जो पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसमें अल्मीडा और अल्बुकर्क दोनों ऑप्शन में रहता है, लेकिन सही आंसर अल्बुकर्क होगा। इसने क्या होता है कि कोचीन का जो क्षेत्र होता है उसको अपना हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाता है और गोवा को 1510 में आदिल शाह जो गोवा का शासक था उससे कैप्चर कर लेता है, उसको हटा करके उससे छीन लेते हैं गोवा को। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा को आदिल शाह से किसने जीता, तो अल्बुकर्क ने जीता। कब जीता, तो 1510 में जीता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो एक पॉलिसी थी जिसकी काफी आलोचना भी की जाती है, लेकिन वो पुर्तगाली शक्ति के संस्थापक में काफी इंपॉर्टेंट रहा कि इसने पुर्तगाली जो यहाँ पर ट्रेडर्स थे या सैनिक थे उनको इनकरेज किया किस चीज के लिए, तो जो भारतीय वुमेन्स थी इनसे शादी करने के लिए, कि यहाँ के शादी करके और वो जो बच्चे हों उनका ईसाईकरण किया जाए, उनको अपने जैसा बनाया जाए। इस चीज को इसने काफी ज्यादा प्रमोट किया और ये काफी ज्यादा इंपेरियलिस्ट यानी कि साम्राज्यवादी नेचर का था। इसलिए इसका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य को यहाँ पर बढ़ाया जाए।
ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल था। अल्बुकर्क जो था उसके कार्यकाल में एक और चीज क्या हुई थी कि मलक्का का जो रीजन था उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। मलक्का के क्षेत्र को, ये एक मलक्का स्ट्रेट था, जलसंधि था, उस चीज को कब्जा कर लिया। तो जो इंडियन ओशन का क्षेत्र था वहां पर एक तरीके से मोनोपोली स्थापित हो गई पुर्तगीज की। और कलिकट के क्षेत्र में उसने एक फोर्ट बना लिया, फोर्टिफिकेशन कर लिया, घेराबंदी कर लिया। अगले जो आते हैं जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, 3 ही गवर्नर जनरल को इंपॉर्टेंट माना जाता है पुर्तगालियों से एग्जाम के दृष्टिकोण से, अल्मीडा, अल्बुकर्क और एक नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का जो कार्यकाल था वो 1529 से 1538 का माना जाता है। इसके कार्यकाल में क्या होता है कि जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से हटा करके गोवा शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसके कार्यकाल में जो पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, उसको गोवा शिफ्ट कर दिया गया है, तो नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में। और 1530 में ही गोवा को आधिकारिक रूप से पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी घोषित कर दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी कब घोषित किया गया, तो 1530 में। इसको कैप्चर किया गया था आदिल शाह से, अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में। नैनो डी कुन्हा ने क्या किया कि दीव का क्षेत्र, जो दीव और दमन के क्षेत्र के नाम से हम लोग यूनियन टेरिटरी को जानते हैं, तो उसका जो दीव का क्षेत्र था और साथ ही साथ जो बैसीन, जो बंदरगाह था, उसको गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, उससे कैप्चर कर लेता है। पहले उस क्षेत्र का रेवेन्यू कंट्रोल करता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। ये क्यों होता है? जो बहादुर शाह जो थे गुजरात के शासक, उनको खतरा होता है मुगल बादशाह हुमायूं से, और ये बचने के लिए नैनो डी कुन्हा की मदद लेते हैं और इसी एवज में ये दोनों क्षेत्र पुर्तगाली अपने अंदर कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पुर्तगाली बस्ती को बसाया जाता है कहाँ कहाँ पे, तो सैन थोमे का जो रीजन था मद्रास में और हुगली का क्षेत्र बंगाल में। ये दोनों जगह पे ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि सैन थोम का रीजन मद्रास में और हुगली बंगाल में, इस दोनों जगहों पर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई, तो नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में हुई। और इस तरीके से देखते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। 1559 आते आते 1559 तक पुर्तगीज जो थे उन्होंने दमन का क्षेत्र, बसई का क्षेत्र, चौल का क्षेत्र, बम्बई या उसके अलावा बहुत सारा जो क्षेत्र था, सैलसीट, बेसिन, इस सब क्षेत्रों को उन्होंने अपने अंदर में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। अपने साम्राज्य को ये लोग धीरे धीरे फैला रहे थे। अब आगे क्या होता है कि 1661 में इसी दौरान जो ब्रिटिश राजकुमार होते हैं, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी होती है पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से। और दोनों का नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये डेट 1661, ये तीनों पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1661 में पुर्तगीज जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी कैथरीन, उनसे शादी होती है किसकी? अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की। और इस एवज में दहेज के रूप में, गिफ्ट के रूप में बॉम्बे जो है वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और यहीं से जो बॉम्बे का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है पुर्तगीज के हाथ से निकल के। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, जैसा कि पहले डिस्कस किया कि एक परमिट जारी करते थे वो, जिसको कि कार्टिज सिस्टम कहते हैं, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत आता था। ये परमिट सिस्टम जो होता था ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत आता था। ये काफी कठोर था, वो लोग मुगल शिप्स को भी विदाउट परमिट नहीं जाने देते थे। इसके अलावा इंडियन और अरब शिप्स जो थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो लोग काली मिर्च का व्यापार करें या फिर एक्सप्लोजिव का। अब फिर इसी दोनों चीजों को क्यों ले गया? तो इस दोनों चीज को इसलिए ले गया गया क्योंकि ब्लैक पाइपर यानी काली मिर्च वो व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इसलिए पुर्तगीज चाहते थे कि इस क्षेत्र के यानी कि जो काली मिर्च जो हो उसके व्यापार पर सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का ही एकाधिकार हो। और दूसरा पॉइंट, एक्सप्लोसिव ले जाने के लिए क्यों मनाही थी? तो वो लोग अपने अगेंस्ट में किसी खतरे को नहीं पनपने देना चाह रहे थे, एक्सप्लोसिव्स को, इसलिए वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। इसी दौरान क्या होता है कि 1595 तक उनको पूरा एकाधिकार मिल गया था इंडियन ओशन का जो क्षेत्र था। अब आगे देखते हैं उनका कुछ योगदान था, यानी कि पुर्तगाली जो इतने दिनों तक भारत में रहे, यहाँ पर व्यापार किए, कुछ क्षेत्रों में शासन किए, तो उनका क्या योगदान था? तो इनका जो सबसे बड़ा योगदान था कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों से पहले भारत में नहीं था। तो 1556 में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया
वो गोवा में आई। ये पुर्तगालियों का बहुत बड़ा योगदान था 1556 में। कभी कभी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कारक पूछ देता है, तो उसका जो आविष्कारक था वो जोहानस ग्यूटेनबर्ग थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि पोटैटो यानी कि आलू, टोबैको यानी कि तंबाकू, और मेज यानी कि मक्का, इन चीज़ों की जो खेती हुई वो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में शुरू करवाई गई थी। ये लोग सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों से इन चीज़ों को इधर लेके आए थे। ये सेकेंड कंट्रीब्यूशन था। थर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है कि मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि औषधीय पौधे होते थे, उनके क्षेत्र में जो भी साइंटिफिक वर्क हुआ वो इनके कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुआ था, जो पुर्तगीज का ये कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तीसरा, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में तो ये माहिर थे, और भारत में नौसैनिक जो थे, नौसेना का जो कंट्रोल था वो इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य के पास माना जाता था, लेकिन जितना भास्ट और जितना डेवलप्ड इनका शिप बिल्डिंग या नेवल पावर था उतना किसी और का नहीं था, और यही इनके ग्रोथ का यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन भी बना। तो शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो था वो पुर्तगालियों का एक योगदान माना जाता है। और तीसरा, गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक जो वास्तुकला है वो इनके कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई। जो मंदिरों का जो डोम शेप होता है, इस तरीके से जो बनाया जाता है आज टेम्पल्स का, इसी को गोथिक स्ट्रक्चर कहते हैं, गोथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा की समाप्ति भी जो है, या उसको समाप्त करने का जो प्रयास था, वो भी इनका एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अल्बुकर्क के कार्यकाल के दौरान इस चीज को काफी पाबंदी लगाई गई थी। तो ये उनके कुछ योगदान थे। अब इनका देखते हैं कि एक इनके जो बहुत ज्यादा डिमेरिट था, जिस चीज को लेकर के इनकी आलोचना भी की जाती है, वो इनका रिलीजियस पॉलिसी, यानी कि इनकी जो धार्मिक पॉलिसी थी, धार्मिक जो इनका सिद्धांत था, उस चीज को देखते हैं। ये लोग फोर्सफुल कन्वर्जन का सहारा लेते थे। जो भी लोकल लोग होते थे, वहाँ की जो लोकल जनता थे, पॉपुलेशन थी, उनको ये लोग जबरदस्ती कन्वर्ट करवाते थे क्रिश्चियनिटी में। अगर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कोई भी धर्म के जो लोग होते थे, उनको ये लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते थे क्रिश्चियनिटी में। साथ ही साथ 1560 में क्या होता है कि क्रिश्चियन रिलीजन कोर्ट यानी कि ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की जाती है गोवा में, और ये फुल्ली क्रिश्चियनिटी फैला रही थी पूरे समाज में। 1552 एक सेंट जेवियर, जिनके नाम से आज बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी हैं, ये सेंट जेवियर भारत में आए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा ईसाईकरण यहाँ पर फैला है। क्रिश्चियन मैसनरी का जो वर्क था वो इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ज़्यादा फैला। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट जेवियर जो थे वो भारत में किस गवर्नर के कार्यकाल में आए थे या किसके साथ आए थे? तो मार्टिन डिसूजा नाम का एक पुर्तगाली गवर्नर था, उसके कार्यकाल में सेंट जेवियर जो थे वो 1542 में भारत आए, और ईसाई मसीनीकरण को, क्रिश्चियन मसीनीकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। अब आगे देखते हैं। जो पुर्तगालियों का जिस शक्ति थी, जिस चीज से वो ग्रो कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी 16th सेंचुरी यानी कि 1590s के लास्ट से। तो इस 16th सेंचुरी आते आते इनका जो पावर था वो कमजोर पड़ने लगा, और वो अपने क्षेत्र को धीरे धीरे हारने लगे। उनका जितना भी क्षेत्र था, उनकी जो भी क्षेत्र थी, उसको वो धीरे धीरे हारने लगे। गोवा, दमन और दीव, ये 3 क्षेत्र ही इनके साथ लास्ट तक रहा, नहीं तो वो अपने सारे क्षेत्र धीरे धीरे हार गए भारत में। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो डच ने उनको क्या किया कि जो सेंट्रल एशिया का रीजन था वहां से हटा दिया, और साथ ही साथ जो मालाबार कोस्ट का जो रीजन था वहां से उनको हटा दिया। जो भारत का ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में डचों ने इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इस क्षेत्र से उनको हटा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो 1612 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ स्वाली का युद्ध कहा जाता है। इस स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश उस वक्त तक भारत आ चुके थे, वो लोग हम लोग नेक्स्ट कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो ब्रिटिश उस वक्त आ चुके थे, और थॉमस बेस्ट उनके एक सेनापति थे। उनके अंदर में ब्रिटिश जो सैनिक थी उसने पुर्तगालियों को हरा दिया, और पुर्तगालियों को सिर्फ हराया नहीं, उनसे सूरत, जो कि ट्रेड के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है, उस सूरत के क्षेत्र को 1612 में बैटल ऑफ स्वाली के द्वारा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो इनके साथ जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन था वो चला गया, जो मालाबार कोस्ट का जो रीजन था वो डच कैप्चर कर लिए,
और जो 1612 में सूरत का क्षेत्र था वो भी अंग्रेज कब्जा कर लिए। 1632 में इसी दौरान क्या होता है कि हुगली का क्षेत्र मुगल कब्जा कर लेते हैं। इस दौरान जो मुगल बादशाह थे वो शाहजहां थे, वो इस क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। अब क्यों कब्जा कर लेते थे, तो इन लोगों ने एक बहुत ही गलत पॉलिसी शुरू कर दी थी कि जो छोटे छोटे जो लोकल यहाँ के जो बच्चे थे उनको ये लोग किडनैप कर लेते थे और उसके बाद उन लोगों को ईसाई पृष्ठभूमि में बड़ा करते थे ताकि वो बड़े होकर के यहाँ के लोकल किसी रिलीजन को फॉलो ना करें। इसी क्रम में उन्होंने राज परिवार के भी कुछ बच्चों को उठा लिया जो वहां दास थे। तो इसी बात से परेशान होकर के मुगलों ने हुगली का क्षेत्र इनसे छीन लिया और वहां के जो शासक थे, जो वहां के गवर्नर थे, उनको इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया। 1739 में इसी दौरान क्या होता है कि जो मराठा जो थे उन्होंने बेशिन का और सैलसिट का जो क्षेत्र था वो कब्जा कर लिया। और ये 1739 के दौरान बाजीराव प्रथम थे और इन्होंने ही बेशिन और सालसिट का क्षेत्र पुर्तगालियों से कब्जा कर लिया था। तो इनका धीरे धीरे सारा क्षेत्र जो था वो इनके हाथ से जा रहा था। तो ये क्यों डाउनफॉल आखिरकार क्यों शुरू हुआ इनका, ये जो पतन था, जो इतने अच्छे तरीके से इतना सुपर्ब जो इनका नेवल पावर था जो कि पूरे भारत में किसी के पास नहीं था, इसके बावजूद भी वो क्यों नीचे की ओर आ गए, उनका जो पतन था वो क्यों होने लगा। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो इनका इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी था। वो इनका जो रिलीजियस पॉलिसी था वो काफी खराब था। वो लोग बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे, फोर्सफुली वो लोग कन्वर्ट करवाते थे लोगों को। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और सिर्फ रिलीजन ही नहीं, जो इनका जो व्यापार जो था उसमें भी ये लोग गलत तरीका अपनाते थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, जिससे भी लोग जो यहाँ थे वो परेशान हो चुके थे इनसे। तीसरा, पायरेसी, यानी कि लूटपाट की घटना, वो लोग लूटपाट ही नहीं, सिर्फ वो लोग किडनैपिंग पे भी उतर चुके थे, जिससे कि लोकल्स और इवन की जो मुगल बादशाह थे वो भी इस चीज से परेशान हो चुके थे। इसी दौरान क्या होता है कि ब्राजील के रास्ते की खोज हो जाती है और जो पुर्तगाली जो यूरोपियंस इस क्षेत्र से आकर के केप ऑफ गुड होप के पास से भारत आ रहे थे, वो यहां न आकर के वो लोग या इस क्षेत्र में जो ब्राजील की जो खोज हो चुकी थी वो लोग यहीं पर व्यापार करने लगे और यहीं पर अपना सेटलमेंट उन लोगों ने बना लिया। और चूंकि यहाँ पे कोई दूसरा कंपटीशन नहीं था और यहाँ पे काफी सारे यूरोपियंस, वो चाहे इंग्लिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, डेनिश हो, इस रूप में काफी सारे जो कंपेटिटर्स थे, स्पेशली डच और इंग्लिश, तो इस क्षेत्र के कारण ये लोग ब्राजील में ही अपना ट्रेड सेटलमेंट्स को ज्यादा ग्रो करना बेहतर समझे और इस क्षेत्र से अपने आप को बैकआउट कर लिया। इसी दौरान क्या होता है कि इन लोगों का धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि पुर्तगीज जो कि फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि भारत में आए और लास्ट यूरोपियन थे जो कि भारत से गए। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि पहले यूरोपीय कौन थे जो भारत में आए, तो भी पुर्तगीज आंसर होगा, और जो आखिरी यूरोपीय लास्ट टू लीव वो भी यही थे। 1498 में वास्को डी गामा के साथ यहाँ आए थे ये लोग और सबसे लास्ट में यहाँ से गए 1961 में, जब गोवा और दमन एंड दीव का कुछ क्षेत्र जो था उस पर भारत की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के दौरान इन लोगों को यहाँ से हटाया। तो आज हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन देखा, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्यों यूरोपियंस इस क्षेत्र में आए, क्यों इस रास्ते की खोज हुई, उसको हम लोगों ने समझा और उनका एक सेक्शन जो था यूरोपियन का वो पुर्तगाली, उसको हम लोगों ने खत्म किया। तो चलिए आज ये इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।